मैं डॉक्टर रविशंकर प्रसाद सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज यूजी सेमेस्टर 3 CC7 के एक महत्वपूर्ण पार्ट पॉलिटिकल एलिट के बारे में अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। किसी देश की राजनीतिक संस्कृति का अंदाज उन लोगों के अध्ययन से भी लगाया सकता है जो किसी राजनीतिक पद्धति के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को दिशा निर्देश देते हैं। अभिजनवादियों के अनुसार हालांकि प्रजातंत्र के अंतर्गत संपूर्ण जनता को राजनीतिक पद्धति का सहगामी माना जाता है, फिर भी उसका संचालन कुछ लोग ही करते हैं। जनतंत्र में ये लोग विधायिका एवं कार्यपालिका में वर्तमान रहते हैं। कुलीन तंत्र में ये लोग समाज के अभिजन वर्ग के सदस्य होते हैं तथा तानाशाही में करिश्मा प्रधान व्यक्तियों का बोलबाला होता है। शासन की वास्तविक सत्ता इन्हीं कुछ लोगों के हाथों में रहती है। ऐसे ही लोगों को अभिजन कहा जाता है। अभिजन संबंधी अध्ययन की वास्तविक शुरुआत समाजवाद एवं लोक कल्याणकारी राज संबंधी सिद्धांतों की तरह 20वीं सदी के दूसरे दशक के बाद हुई है। ब्रिटेन में 19वीं सदी के अंत तक व्यक्तिवादी मान्यताओं का अंत हो चुका था एवं फीबियनवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद एवं मार्क्सवाद से संबंधित आंदोलन एवं इनके समर्थक बुद्धिजीवियों की प्रेरणा के कारण व्यक्तिवाद के दोष स्पष्ट होने लगे। साथ ही साथ पश्चिमी देशों में तेजी से होने वाले औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण ने व्यक्तिवादी मान्यताओं के विपरीत राज के कार्यों में काफ़ी वृद्धि की। राज के कार्यों में वृद्धि ने कार्यपालिका एवं नौकरशाही के महत्व को बढ़ाया एवं इस तरह कार्यपालिका एवं नौकरशाही राजनीतिक पद्धति की संचित शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने लगी। इस तरह इन संस्थाओं में वर्तमान लोगों के हाथों में शक्ति आना एवं उनके द्वारा उन शक्तियों को जनतांत्रिक संदर्भों में प्रयुक्त किए जाने के कारण अभिजन संबंधी अध्ययन को मजबूती मिली। इस समय में बेल्फ्रेड पेरेटो एवं एंटोनियो मोस्का नामक इटली के अभिजन समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट रूप से अभिजन की अवधारणा को विकसित किया। इन लोगों ने इस बात पर बल दिया कि अगर राजनीतिक वास्तविकता को समझना है तो हमें समाज में अभिजनों के अस्तित्व एवं महत्व को स्वीकार करना होगा। इनके अलावे जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने भी नौकरशाही की भूमिका का विश्लेषण करते हुए इसमें वर्तमान लोगों की वास्तविक शक्ति पर बल देकर प्रकारांतर से अभिजनवाद को मजबूत किया। आज प्रायः सभी सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत अभिजन वर्ग का अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्लेटो एवं अरस्तु के द्वारा भी इसकी चर्चा की गई है, किंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अभिजन का सबसे पहला वैज्ञानिक विश्लेषण हेरल्ड लावेल के द्वारा किया गया। इसके अलावा अभिजनवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में मोस्का, पेरेटो, मिचेल्स, जेम्स बर्नहम, सी राइट मिल्स इत्यादि उल्लेखनीय हैं। रॉबर्ट डाल एवं सार्टोरी जैसे विद्वान अभिजनवादी नहीं है, किंतु इस विषय पर विस्तार से वर्णन किया है। अभिजनवाद की व्याख्या के संदर्भ में पेरेटो का द माइंड ऑफ एंड सोसाइटी, मुस्का द रूलिंग क्लास और रॉबर्ट मिचेल्स पॉलिटिकल पार्टी जैसे ग्रंथों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुस्का, मिचेल्स एवं पेरेटो दोनों के सिद्धांत को अभिजनवाद का मौलिक सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी ऑफ एलिटिज्म कहा जाता है। इन तीनों ने अभिजनवाद के सिद्धांत की स्थापना करते हुए बतलाया है कि समाज में शासन एवं नेतृत्व हमेशा उस समाज का एक अल्पसंख्यक वर्ग करता है। ये कुछ लोग विभिन्न तरह की सामाजिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से संपन्न होते हैं और अपनी विशिष्टता के कारण समाज के सामान्य लोगों या बहुसंख्यक वर्ग पर अपना नेतृत्व स्थापित कर लेते हैं। मिचेल्स ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की या अल्पतंत्र के लो नियम को स्थापित किया, जिसका अर्थ है कि अभिजनों का शासन एक अकाट्य सामाजिक तथ्य है। इससे जनतंत्र कभी नहीं बचा है। पेरेटो ने अल्पसंख्यक अभिजनों के प्रभुत्व के लिए उनके मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल दिया है। उसके अनुसार उसने उन मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को दो भागों में बांटा है, रेजिड्यू और डायरेक्टिव्स। रेजिड्यू दो तरह के होते हैं, रेजिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन जिसका सीधा अर्थ होता है धूर्तता या कनिंग, और रेजिड्यू ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट जिसका सीधा अर्थ बल प्रयोग होता है। अभिजनों में कुछ में पहली विशेषता या धूर्तता की मात्रा ज़्यादा होती है, जिन्हें वह मैकियावेली की भाषा में फॉक्सेस कहता है, तथा कुछ अभिजनों में दूसरी विशेषता होती है जिसे वह लायन कहता है।
दूसरी मनोवैज्ञानिक विशेषता डेरिवेटिव्स है। इसका सीधा अर्थ है वे माध्यम एवं तकनीक जिनके द्वारा अभिजन अपने शासन के औचित्य को आधारित करते हैं या अपने शासन को उचित ठहराते हैं। उन्हीं दो विशेषताओं के कारण कुछ लोग समाज और संगठन पर प्रभुत्व जमा लेते हैं। जेम्स बर्नहम का मैनेजरियल रिवॉल्यूशन या अभिजनवाद का आधुनिक व्याख्याता है। इन्होंने बतलाया है कि आधुनिक औद्योगिक समाजों में एक नया अभिजन वर्ग पैदा हो रहा है। यह वर्ग प्रबंधकों, अभियंत्रकों और तकनीकियों का, विशेषज्ञों का है। वर्तमान औद्योगिक पूंजीवादी समाज की उत्पादन प्रक्रिया में विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ गई है, जिस कारण पूंजी के स्वामित्व एवं उद्योगों के नियंत्रण में पृथकता पैदा हो गई है। पूंजीपति वर्ग अब केवल उद्योगों के मालिक रह गए हैं, लेकिन उत्पादन और वितरण पर पूर्ण नियंत्रण प्रबंधकों एवं विशेषज्ञों का है। ये लोग सरकार के साथ संबंध स्थापित करते हैं एवं अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर राजनीति पर प्रभाव डाल रहे हैं। सी राइट मिल्स द पावर एलिट, ये अभिजनवाद का एक अन्य व्याख्याता। इन्होंने पावर एलिट की अवधारणा दिया है। इन्होंने आधुनिक अमेरिकी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करते बताया है कि यहाँ वास्तविक राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता सेना, उद्योगों के प्रधान तथा अमेरिकन राष्ट्रपति सहित उनके सचिवों के एक वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गया है, जिसे वह मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या एस्टेब्लिशमेंट कहता है। इन तीनों क्षेत्रों के अभिजनों में उच्च सामाजिक स्थिति, आर्थिक संपन्नता, पारिवारिक पार्श्वभूमि के मामले में समानता होती है, अर्थात वे तीनों एक ही समाजीय आर्थिक पार्श्वभूमि के होते हैं। इस कारण उनके व्यवहार में भी समानता होती है। अभिजनवादी सिद्धांत की मुख्य अवधारणा में एक अवधारणा अभिजनों का संचार या सर्कुलेशन ऑफ एलिट की अवधारणा है। यद्यपि सभी अभिजनवादी यह मानते हैं कि समाज अभिजनों के अल्पसंख्यक वर्ग एवं जनसामान्य लोगों के बहुसंख्यक वर्ग में बटा होता है, किंतु वे यह भी मानते हैं कि अभिजन वर्ग सामान्य लोगों से कटे नहीं होते, बल्कि अभिजनों की उत्पत्ति समान लोगों से होती है। समान लोगों में वैसे लोग जो विशेष सांगठनिक क्षमता, मनोवैज्ञानिक विशेषता तथा व्यक्तिगत क्षमता से युक्त होते हैं, वे अभिजन बन जाते हैं। जब तक वे अपनी इस क्षमताओं से युक्त होते हैं, तब तक वे अभिजन बने रहते हैं। इसके अलावा समाज की बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप वे जब तक अपने आप को समंजित करते रहते हैं, तब तक अभिजन बने रहते हैं। किंतु जब उनमें उन क्षमताओं का ह्रास हो जाता है, तो उनकी स्थिति बदल जाती है और तब बहुसंख्यक सामान्य लोगों में से एक नए अभिजन वर्ग की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। अभिजनों के पतन एवं नए अभिजनों की स्थापना की इसी प्रक्रिया को अभिजनों का संचार या सर्कुलेशन ऑफ एलिट कहा जाता है। ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर अभिजन वर्ग की निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, अभिजन प्राय समाज का अल्पसंख्यक उच्च वर्ग होता है। इसके सत्ता या प्रभुता के सभी महत्वपूर्ण पदों को धारण किए रहते हैं। इस वर्ग के सदस्य का राजनीतिक निर्णय के निर्माण में प्रभाव रहता है। इन्हें एक श्रेष्ठ व्यक्तियों के वर्ग के रूप में देखा जा सकता है। इनके हित से जनता से अलग या विरोधी होते हैं। यह वर्ग राजनीतिक परिवर्तन के साथ सामंजस्य बनाए रखता है। अभिजन वर्ग के कार्य एवं उनके लक्ष्य संबंधित पार्सल्स ने 4 तरह का कार्यों का वर्णन किया है। लक्ष्य प्राप्ति संबंधी, यह कार्य अभिजनों द्वारा नीतियों एवं निश्चयों आदि के निर्माण के रूप में किया जाता है। दूसरा, अनुकूलन संबंधी, इस तरह के कार्य वाणिज्य, सैनिक, राजनीतिक आदि समूह के अभिजनों के द्वारा किया जाता है। एकीकरण संबंधी, यह कार्य धर्माधिकारियों, दार्शनिकों, शिक्षा शास्त्रियों, उच्च परिवारों द्वारा किए जाने वाले कार्य आते हैं। प्रतिमान संधारण, ये कार्य उच्च कोटि के कलाकारों, लेखकों, फिल्म अभिनेताओं आदि के द्वारा किए जाते हैं। आज के विकासशील देशों में अभिजन वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। इन देशों की स्वतंत्रता प्राप्ति में अभिजन वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परंपरागत रूप से ये संस्कृति निर्माण, आर्थिक समाज सुधार, समाज सुधार, धार्मिक पुनरुत्थान इत्यादि का काम करते हैं। तृतीय, विश्व के अधिकांश राष्ट्र इन अभिजनों के ही निर्माण कार्य हैं। इसमें भी बुद्धिजीवी वर्ग का विशेष स्थान रहा है। ये लोग नागरिक सेवा, पत्रकारिता, अध्यापन, कानून आदि क्षेत्रों में काम करते रहे हैं। भारत, इंडोनेशिया, मिस्र आदि देशों में राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का निर्माण इन्हीं लोगों ने किया है। एडवर्ड सिल्स के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को 3 अवस्थाओं
संवैधानिक उदारवाद, राष्ट्रवाद और पुनरुत्थानवाद, संप्रभु स्वतंत्र राज्य के निर्माण में अभिजनों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। धन्यवाद।